गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सब लोग आ गए? मेरा वॉइस क्लियर है तुम लोगों को? ज्योतिष्मान, विवेक, विचित्रा, भरोसा, इमोन, मुस्कान, नेहा, प्रेम। प्रेम नया बच्चा है क्या? हाँ सर। ओके प्रेम। प्रेम कौन से स्कूल से हो? इवनिंग सर। ऐसे वैसे हो गया? हाँ सर। सही ना? ठीक है प्रेम, हम तो ऑलरेडी थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं, बट कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी बहुत सारे लोग ने और बहुत लेट ज्वाइन किया है, तो उनका भी एक्स्ट्रा क्लास अभी तक नहीं हुआ है। तो तुम्हारा भी एक बार सब लोग आ जाए, उसका हम लोग तुम लोग का एक्स्ट्रा क्लास लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज जो भी जितना कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मैं तुमको जहां पढ़ा रहा हूँ तो वहां से पढ़ना स्टार्ट करो, सीखने का ट्राई करो। थोड़ा बहुत डिफिकल्टी तो आएगा अनडाउटेडली, बट धीरे धीरे करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ा रहा है प्रेम? तुम्हारा स्कूल तो खुल चुका है, मुझे पता है। अभी हम लोग का क्वांटम मैकेनिक्स शुरू होने वाला है। क्वांटम मैकेनिक्स था? क्वांटम नंबर? क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री क्लास है। केमिस्ट्री क्लास, क्वांटम मैकेनिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है क्या? क्वांटम नंबर पढ़ा है? कंफ्यूज हो गया? कोई बात नहीं।
ठीक है चलो, तो क्वांटम नंबर तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है प्रेम। तो मैं अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो हम लोग का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ठीक है ओके। प्रेम, तो तुम लिखते चलना और बाकी फ्रेंड से नोट्स एक बार ले लेना, फिर जब एक्स्ट्रा क्लास होगा तो वहां पे तुमको ये सब चीज क्लियर करा दिया जाएगा, सिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ा था, तो लास्ट क्लास में तुम लोग को मैंने एन फैक्टर के बारे में लिखा था, और वहां पे मैंने लिखा था इक्विवेलेंट मास के बारे में। क्या तुम लोगों को याद है मैंने लास्ट क्लास क्या बताया था इक्विवेलेंट मास के बारे में, याद है कि नहीं, याद है? यस सर। ओके वेरी गुड। अब देखो हम लोग जहां से स्टार्ट करेंगे, तो आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द एन फैक्टर। ये एन फैक्टर क्या चीज है, तो समझना ये एन फैक्टर क्या चीज है एंड व्हाई दिस एन फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जब हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, इवन क्लास 12 का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, तो हर चैप्टर के अंदर ये एन फैक्टर नाम का जो चीज है ना, वो हर जगह पे मिलेगा। तो एन फैक्टर निकालना हमको अच्छे से आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। अगर हमको एन फैक्टर निकालना नहीं आता तो बहुत सारा चीज हमको क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा हमारे से, और हमको फ्यूचर में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो जो मैं सिखाने जा रहा हूँ ये क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे प्रेजेंट चैप्टर के लिए और तुम्हारे फ्यूचर चैप्टर के, तो प्लीज इसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एन फैक्टर के बारे में। अब ये एन का मतलब, ये समझना कि एन का मतलब नंबर ऑफ मोल नहीं है, क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ मोल को भी एन से ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये एन नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। ये एन फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, ये एन फैक्टर को ही बोला जाता है वैलेंसी फैक्टर। क्या बोलेंगे बताओ तो, वैलेंसी फैक्टर। क्या बोलेंगे इसको, वैलेंसी फैक्टर को। अब एक बात समझना, जो एन फैक्टर जो होता है ना, ये एन फैक्टर जो होता है वो हर अलग अलग कंडीशन में इसका वैल्यू जो होता है अलग अलग हो जाए। जैसे मान लो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग रिएक्शंस का बात नहीं करेंगे, नॉर्मल किसी मॉलिक्यूल का बात करेंगे, एक सॉल्ट का बात करेंगे, एक एसिड का बात करेंगे, तो नॉर्मल बात करेंगे। लेकिन यही जब हम रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, या मान लो नेक्स्ट ईयर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पे एन फैक्टर जो होगा, अब वो केमिकल रिएक्शन के ऊपर क्या होगा, डिपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारा चीज मैं तुमको अभी सिखा रहा हूँ ताकि हम लोग को वो चीज फ्यूचर में काम आ जाए। क्लियर है यहाँ तक? फिर इसको हम लोग यूज करना सीखेंगे कि एन फैक्टर का बेसिकली क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एन फैक्टर कहाँ पे निकालना। तो पहले एन फैक्टर निकाला जाता है फॉर एन आयन। किसके निकाला जाएगा, एक आयन के। अगर मान लो हमारे पास कोई भी आयन प्रेजेंट है, तो उस आयन के लिए एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है वो समझो। तो आयन का मतलब क्या होता है, तो बताओगे मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय आयन? एग्जांपल जिसके ऊपर क्या कर दूंगा सर चार्ज हो। मान लो Na+ Zn2+ हो गया, यहाँ पे Mg2+ हो गया, यहाँ पे O2- हो गया, तो these are called क्या, चार्ज। ये सब क्या है, चार्ज प्रेजेंट है इनके ऊपर, तो इनको हम लोग क्या बुलाते हैं, आयंस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बेटा लोग, आयंस। आयंस। अगर मान लो कि हमारे पास कहीं पे आयन गिवन है, ये मान लो कहीं पे Zn2+ गिवन है, और मुझे किसी ने पूछा कि Zn2+ का एन फैक्टर क्या होगा, तो उसका आंसर क्या होगा। तो आयन के लिए जो एन फैक्टर होता है वो क्या होगा पता है, एन फैक्टर या फिर क्या, वैलेंसी फैक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। यानी इसका मतलब क्या है, व्हाट यू मीन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, यानी हमारे पास यहाँ पे जो भी चार्ज प्रेजेंट है, उस चार्ज का तुमको मैग्नीट्यूड को उठाना है, वो चार्ज को नहीं उठाना है, नेगेटिव या पॉजिटिव को नहीं देखना है, सिर्फ तुमको क्या देखना होगा बताओ, उसका वैल्यू को देखना होगा। क्या देखोगे, उसका वैल्यू को देखोगे। तो क्या तुम मुझे बता पाओगे Na+ का एन फैक्टर क्या होगा? सर 1 +1 तो नहीं होगा, सर, सिर्फ 1 होगा। सिर्फ 1 होगा, कंफर्म? Zn का यस सर। सर 2। वेरी गुड। और ऑक्सीजन का, मतलब ये आयन में सर वो भी 2। यहाँ पे प्लीज कंफ्यूज मत होना, हम लोग इनका चार्ज को नहीं लेते हैं ना, खाली हम लोग को देखना है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो सोडियम के लिए इसका जो एन फैक्टर होगा वो 1 हो जाएगा, इसके लिए एन फैक्टर 2 हो जाएगा, इसके लिए हमारा एन फैक्टर 2, और इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, किसी भी आयन का एन फैक्टर निकालते हैं। बोलो क्लियर है?
बोलो बोलो। यस सर। बोलो। अभी लिखना मत, देखते चलो, लिखने का टाइम दूंगा फिर लिखना एक साथ, तो पहले माइंड को क्लियर करो। अब मान सर लो ऑक्सीजन का 1 होगा या 2? किसका इसका क्या? ओ यस सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने बोला 2 लिख दिया 1 ना। करेक्ट, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्ट। अगर मान लो हमारे पास कोई भी सॉल्ट है तो सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? अब एक बात समझना, जब मैं बात करता हूँ सॉल्ट का, तो सॉल्ट का मतलब क्या है? सॉल्ट, एक बात समझना, सॉल्ट हमेशा आयोनिक होता है। क्या होता है? आयोनिक की नेचर होता है। तुमने पहले भी ये पढ़ा है अपने क्लास 10 में कि सॉल्ट कैसे बनता है, याद है किसी को? किसी भी एसिड से क्या करना होता है? इसका रिएक्शन। ना वो तो ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन ठीक है, बट बनता कैसे है? किसी भी एसिड से, ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने, सर डबल डिस्प्लेसमेंट। हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए और हाइड्रोजन की जगह पे क्या पुट कर दिया जाए? एक मेटल को पुट कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है? सॉल्ट बन। यानी कि मान लो HCl का बात करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो HCl से H को हटा दो और वहां पे Na लगा दो, तो क्या बन गया? NaCl। तो पहले HCl जो था वो क्या था? एक एसिड था। अब जो NaCl बन गया वो क्या बन गया? एक सॉल्ट बन गया। याद रहेगा बात मेरा? ठीक है, ओके। अब देखो सॉल्ट का नेचर जो है ना, नेचर, किसी भी सॉल्ट का नेचर कैसा होता है? आयोनिक नेचर। एक सॉल्ट हमेशा आयोनिक होगा। एग्जांपल लेते हैं, आयोनिक का मतलब क्या? आयोनिक का मतलब ये कि जैसे मान लो NaCl एक सॉल्ट है, तो NaCl के अंदर क्या होगा? पहला वाला जो एटम है वो एक कैटायन होगा और सेकंड वाला जो एटम है वो क्या होगा? एक एनायन होगा। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे बात करूं MgCl2 के बारे में, तो MgCl2 में क्या होगा? पहला वाला कैटायन होगा और सेकंड वाला क्या होगा? एनायन होगा। इन द सेम वे मैं बात करूं यहाँ पे Na2SO4 के बारे में, तो यहाँ पे भी क्या होगा? वही चीज कि पहला वाला क्या होगा? कैटायन होगा और सेकंड वाला क्या होगा? एनायन। यहाँ तक क्लियर है बात मेरा? यस सर। अब देखो, अगर अगर हम इनको आयोनिक बोलते हैं, अगर हम इनको ये बोलते हैं कि आयोनिक है, तो इसका मतलब पहला वाला कैटायन है, सेकंड वाला एनायन है, ये भी हमने मान लिया। अब बात ये है कि अगर पहला वाला जो एटम वो कैटायन है, तो हमको क्या पता है कि कैटायन के ऊपर कोई ना कोई चार्ज तो प्रेजेंट होना चाहिए, करेक्ट? यस सर। अगर पहला वाला कैटायन है तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए? कोई ना कोई चार्ज उसके ऊपर पक्का प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर कोई एनायन है तो एनायन के ऊपर भी क्या होना चाहिए? एनायन के ऊपर भी कोई ना कोई चार्ज पक्का प्रेजेंट होना चाहिए, है ना? यही तो हम लोग जानते हैं, यही तो पढ़ते हैं हम लोग कि कैटायन है तो कैटायन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, एनायन है तो उसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये मैंने तुम लोगों को पहले तोड़ना सिखाया है, ठीक है? पहले प्रेम को शायद नहीं पता होगा, बट देखो सिंपल है। इसको तोड़ोगे तो क्या निकलेगा? ये Na के ऊपर प्लस आएगा, Cl के ऊपर क्या आएगा? -1। Mg के ऊपर क्या आता है? +2। Cl के ऊपर कितना आएगा? -1 आएगा। Na के ऊपर क्या आएगा? +1। SO4 के ऊपर कितना आएगा? -2 आएगा। तो जब भी हमको कोई भी सॉल्ट गिवन होगा, उस सॉल्ट का अगर मुझे एन फैक्टर निकालने को बोला जाए, यानी कि वैलेंसी फैक्टर निकालने को बोला जाए, तो मैं ये बोलूंगा कि सर दिस विल बी द एलसीएम ऑफ क्या? मैग्नीट्यूड। एलसीएम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्या? कैटायन एंड एनायन। तो हमारे पास जो भी कैटायन प्रेजेंट है उसका जो भी मैग्नीट्यूड है ऑफ चार्ज का, इसका मैग्नीट्यूड चार्ज का मैग्नीट्यूड ना, चार्ज जो भी उनके ऊपर प्रेजेंट है उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये 1 और 1, तो 1 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 1 आ जाएगा। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 2 आ जाएगा। ये 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो एलसीएम निकाल के हम उसका एन फैक्टर क्या करेंगे? पता करेंगे। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? सर मतलब एन फैक्टर हमेशा एक ही डिजिट में होगा, मतलब उसके बीच में मल्टीप्लाई डिवाइड उस साइन नहीं रहेगा। एन फैक्टर एक ही डिजिट मतलब 2 डिजिट भी हो सकता है, बट बात एक डिजिट मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड बीच में वो नहीं होगा ना? ना ऐसा नहीं होगा। फ्रैक्शन में क्या? फ्रैक्शन में ये सर उसी टाइप से फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शन में नहीं होगा। हाँ ये एन फैक्टर कैन नॉट बी फ्रैक्शन, ओके? एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, इट विल बी होल नंबर। प्रेम तुमको समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब देखो जो लोग नया है कि जिनको ये तोड़ना नहीं आता, मैं उनको सिखा दूं कि तुम लोग को भी टेंशन लेने का कोई बात नहीं। जिनको नहीं पता कि सर कैसे तोड़ा जाए, तो तुमको क्या करना है? सिर्फ इनका रेशियो देखो, ठीक है? ये 1 है और ये 1 है, तो 1:1 का रेशियो है।
तो तुम क्या करो 1 और 1 का एलसीएम निकालो, कितना एलसीएम आएगा 1 आएगा, तो यानी इसका जो n फैक्टर होगा, n फैक्टर इन बैलेंसिंग फैक्टर 1 होगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, 1:2 है, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, तो इसका मतलब कि इसका जो n फैक्टर होगा वो 2 होगा। यहाँ पे 2 है और मैंने बताया था कि एज अ होल 1 होता है, ठीक है ना, इस कंफ्यूज मत होना, ये पॉली एटॉमिक आयन है, जब भी हमारे पास कोई पॉली एटॉमिक आयन आ जाता है तो उसको हम लोग एज ए होल क्या मानते हैं 1 मानते हैं, ठीक है, ये आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे तो ये और क्लियर होगा। तो यहाँ पे 2 है, इस 2 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 1 निकल के आएगा, तो यानी इसका जो n फैक्टर होगा दैट n फैक्टर विल बी हाउ मच 1, इसका 1 और 2 और 1 का एलसीएम 2 ना, सॉरी ये 2। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सॉल्ट का क्या निकाल लेंगे n फैक्टर निकाल लेंगे। बोलो क्लियर है, क्लियर? यस सर क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हमने देखा यहाँ पे आयन के बारे में, सॉल्ट के बारे में, अब बात करेंगे एसिड के बारे में। देखो मुझे बताओ कि तुमने एसिड के बारे में क्या पढ़ा है, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज एसिड तो तुम क्या बताओगे, व्हाट यू मीन बाय एसिड? Sir, which reacts with metal and produce hydrogen gas. प्रॉपर्टी और कुछ बोलो, ट्राई करो। किसी भी एसिड में क्या कॉमन होता है मुझे बताओ। सर जिसमें H+ आयन ज्यादा है। ज्यादा नहीं, सिर्फ होगा तब भी चलेगा ना, ज्यादा नहीं है ना। देखो एसिड क्या होता है, एसिड वो सब्सटेंस होता है जो अपना H+ आयन को रिलीज कर सकता है। क्या बोलेंगे, एसिड वो सब्सटेंस होता है which can ionize, आयोनाइज होने का मतलब होता है आयंस पे ब्रेक डाउन होना, which can ionize to produce H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, एसिड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एसिड। क्लियर, ठीक है, ये 10 में पढ़ा था तुम लोगों ने। यस सर याद आ गया। यस सर। बहुत अच्छा। अब देखो एक बात समझो, अब एक एसिड, अब मैं ये बोलूँ ना कि एसिड का, ये एसिड कितना H+ आयन को दे सकता है। हमने 10 में क्या पढ़ा था कि कोई भी एसिड अगर मान लो ज्यादा H+ आयन रिलीज करता है तो हम लोग बोलते हैं कि सर वो एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और अगर मान लो कोई एसिड है जो कम H+ आयन को रिलीज करता है तो हम क्या बोलेंगे सर कि वो कैसा होगा, वीक एसिड होगा, राइट? यस सर। किसी भी एसिड का जो n फैक्टर होता है वो डिपेंड करता है कि इस एसिड ने कितना नंबर ऑफ H+ आयन को रिलीज कर दिया है, आयोनाइज कर दिया है। अगर कोई एसिड एक H+ आयन को आयोनाइज करेगा तो उसका जो n फैक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। 2 करेगा तो n फैक्टर 2 हो जाएगा, 3 करेगा तो n फैक्टर क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एसिड का अगर मैं n फैक्टर का बात करूं तो ये होगा द नंबर ऑफ H+ आयन and acid can ionize, एक एसिड कितना H+ आयन को आयोनाइज कर सकता है यानी रिलीज कर सकता है, कितना हाइड्रोजन आयन को छोड़ सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका n फैक्टर बोलेंगे। और ये जो होता है ना, ये कि एक एसिड कितना हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, ये एक टर्म होता है, इसको एक टर्म के फॉर्म में याद रखेंगे। और इसी चीज को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ द एसिड। क्या बोलते हैं, बेसिसिटी ऑफ द, क्या बोलते हैं बताओ, एसिड। बोलो क्लियर है, याद रहेगा बात मेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बेसिसिटी ऑफ द एसिड। नाउ व्हाट इज बेसिसिटी? तो बेसिसिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ H+ आयन ए एसिड कैन आयोनाइज और इट कैन रिलीज। एक एसिड कितना नंबर ऑफ H+ आयन को रिलीज करेगा, बाहर निकाल देगा, वो हमारे लिए क्या होगा, बेसिसिटी ऑफ द एसिड कहलाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर है? सर इसको तो याद रखना पड़ेगा ना, कौन सा एसिड कितना रिलीज करता है। ना ना क्यों याद करना है, देखो ना क्यों याद करोगे, क्यों याद, कुछ याद नहीं करना, कुछ याद, देखो दिखाता हूं। पहले ये समझो कि एसिड का जो n फैक्टर होता है वो किसके बराबर होता है बताओ तो एसिड का जो n फैक्टर होता है दैट विल बी इक्वल टू क्या, बेसिसिटी ऑफ द एसिड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कितना H+ आयन एक एसिड निकाल सकता है। ये तो बहुत सिंपल है, एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं HCl का। अब सौम्य मुझे बताना कि HCl के अंदर कितना हाइड्रोजन है, मुझे बताओ। 1 हाइड्रोजन 1
वन हाइड्रोजन। अब तुम मुझे बताओ कि अगर इसके पास एक ही हाइड्रोजन है तो ये कितना हाइड्रोजन दे सकता है? 1। ये देखा, ऑब्वियस सा बात है। बोलो साई ना, बताओ ठीक बोल रहा हूँ? अगर सर किसी के मतलब पास, इक्वेशन के अंदर जितना मैक्सिमम है उतना हम लोग वो हो जाएगा हाँ हाँ हाँ, बेसिसिटी। यही तो होता है। तो कितना एक प्लस आयन को रिलीज करें, जितना होगा उतना रिलीज करेगा। हमसे ये नहीं पूछा कि मिनिमम और मैक्सिमम, तो पूछा कितना रिलीज करेगा, तो जितना होगा सब रिलीज करेगा, तभी तो एसिड कहलाएगा, है कि नहीं? बताओ। एक यस एसिड सर। तभी एक अच्छा एसिड कहलाएगा जब वो अपने अंदर का सारा हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देगा। अगर कोई एसिड हमारे पास है जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज ही नहीं करता, तो काहेगा एसिड? फिर वो तो काम ही नहीं होता कुछ। नाम का एसिड है ना, नाम बड़े दर्शन छोटे वाला बात की है। तो इसका एन फैक्टर क्या होगा बताओ? 1। वन होगा। और अगर बोलूं कि इसका बेसिसिटी क्या होगा, तो भी आंसर क्या आएगा सर? वन आएगा। कि इसका सर बेसिसिटी भी वन होगा, एन फैक्टर भी वन। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे H2SO4 का, तो इसको देख के बताओ कि इसका एन फैक्टर क्या होगा? सर 2। 2 होगा। वेरी गुड, क्यों 2 होगा? क्यों 2 होगा? सर क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम है। बस खत्म। तो क्योंकि रिलीज इसके पास करेगा। क्या है? 2 हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा? 2 हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। अब 2 हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो इसका एन फैक्टर क्या होगा? 2 हो जाएगा। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट है ना, 2 हो जाएगा। तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे कि बेसिसिटी भी कितना हो गया? 2, और एन फैक्टर भी क्या हो गया? 2। ओके। ऐसे अगर बात किया जाए यहाँ पे HNO3 का, तो HNO3 क्या होगा? नाइट्रिक एसिड होता है। क्या तुम बता पाओगे इसका एन फैक्टर क्या होगा? 1। 1 वन होगा। वेरी गुड, सर, 1 होना 1। चाहिए। 1 होगा। बहुत अच्छा, ये 1 होगा। अगर मैं पूछूं कि बताओ H3PO4 हमारे पास है, बताओ इसका एन फैक्टर कितना होगा? 3। वेरी गुड। तो हमने देख 3। के, हाँ हमने देख के पता कर लिया कि क्या होगा? 3। बहुत अच्छा। समझ में आ गया सबको? सर कोई ऐसा कंडीशन होता है, कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें बेसिसिटी और ये एन फैक्टर दोनों अलग हो? नहीं नहीं, दोनों अलग तो नहीं हो सकता। जो बेसिसिटी होगा वही एन फैक्टर होगा, लेकिन ये कंडीशन हो सकता है कि देखने में कुछ और लगेगा बट हो कुछ और रहा होगा। ये कब होता है मैं बताऊंगा, ठीक है? तुम लोग इसको एक बार लिखो। ओके सर। प्रेम, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। आ रहा है ना? तो डाउट पूछना, ठीक है? तुम नया है तो दोबारा पूछ रहा हूँ। सर एन फैक्टर का कोई सिंबल होता है क्या? नहीं नहीं, कोई सिंबल नहीं, नंबर होगा सिंपल। ओके सर। हो गया तो बोलना, आगे बढ़ेंगे, ठीक है?
लिखना होगी रुतबा? यस सर। आगे बढ़े, यस सर। आगे बढ़े, चलो यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ तक उम्मीद है मुझे कि क्लियर हो गया होगा कि एन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है वो आगे बात करेंगे, पहले निकालना सीखते हैं। अब जैसे मुझे सौम्य ने पूछा कि सर ऐसा हो सकता है क्या कि एन फैक्टर और बेसिसिटी क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए? तो मैंने बोला कि देखो एन फैक्टर ही बोला जाता है बेसिसिटी को, तो दोनों अलग अलग नहीं हो सकता, दोनों सेम ही चीज है। तुम ये बोलो ये इसका इक्वल है, वो उसका इक्वल है, दोनों सेम चीज है, तो अलग अलग नहीं हो सकता। हाँ लेकिन एक बात यहाँ पे हो सकता है, क्या बात देखते हैं बेटा उसको एक बात यहाँ पे हो सकता है, वो क्या है वो समझा कि क्या यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ कि H3PO4 का एन फैक्टर क्या होगा, तो अभी तुम लोगों ने मुझे आंसर दिया कि सर इसका जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा, 3 के बराबर होगा। करेक्ट? बोलो। यस यस सर। सर। अब वैसे ही अगर मैं तुमसे फिर पूछूं कि बताओ कि अगर हमने इसको बोल दिया कि H3PO3 इसका एन फैक्टर क्या होगा, तो देख के क्या लग रहा है मुझे बताओ क्या होगा? सर 3। 3 होगा। सर 3। 3 होगा। अब एक बात समझना, ये जो मैंने लिखा H3PO4, ये लिखा H3PO3, ये सब क्या है ना, फास्फोरस का एसिड। दीज आर द एसिड ऑफ क्या, फास्फोरस, जो हम लोग आगे इसको पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग खाली जान लो कि दीज आर द एसिड ऑफ द फास्फोरस, मतलब एसिड तो है। और अगर मैं तुमसे यहाँ पे पूछूं कि बताओ H3PO2 इसका एन फैक्टर क्या होगा, तो तुम्हारा तब भी आंसर क्या होगा, तो जो भी 3। आंसर इसका कितना होगा, बोलो बोलो। 3। सर 3 होगा, सिंपल सी बात है। 3। वेरी गुड। अब 3 क्यों बोला, क्योंकि सर इसके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट। अब एक बात समझना, तुमने ग्लूकोज का नाम सुना होगा, ग्लूकोज के पास भी क्या होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। लेकिन क्या ग्लूकोज जो है वो एसिड है क्या, बताओ तो मुझे। नो सर। सर तो नहीं है। एक बात तो नहीं, तो एक बात तो हमको बहुत क्लियरली समझना चाहिए, और 10 में शायद हमने पढ़ा भी होगा कि हर वो मॉलिक्यूल या हर वो कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वो एसिड ही होगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन अगर होगा तो वो एसिड ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाइड्रोजन होने के बावजूद भी वो एसिड नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एसिड होने के लिए हाइड्रोजन होना इंपॉर्टेंट नहीं है। एसिड होने के लिए हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालना इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्या इंपॉर्टेंट है? हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालना इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। है ना? यस सर। हाँ। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल बात करूंगा, थोड़ा समझना, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा समझ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लाइफ के लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे चल के फिर तुम मुझे फिर बोलोगे अरे कौन टीचर पढ़ा दे, केमिस्ट्री कुछ नहीं पढ़ाया। इससे मैं सब चीज को एकदम आराम से समझा। मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ HCl। कभी तुमने ये सोचा है क्या कि HCl में ऐसा क्या होता है सर कि ये अपना हाइड्रोजन प्लस आयन को बाहर निकालता है? ऐसा क्या होता है इसमें ये बाहर निकालता है? क्या कभी तुमने सोचा है क्या कि सर ये H2SO4 में, ठीक है हमने मान लिया कि एसिड है, एसिड का काम है H+ को बाहर निकालना, बट अंदर में ऐसा क्या होता होगा, ऐसा कौन सा आफत आ गया इसके ऊपर कि इसको अपना H+ आयन को लूज करना पड़ा, छोड़ना पड़ा? ये बनता कैसे है? कभी सोचा तुम लोगों ने इसके बारे में? शायद नहीं सोचा हो। सोचा है कभी? नो सर। तुम लोग को पढ़ा दिया टीचर ने कि ऐसा होता है, तुमने मान लिया कि हाँ भाई सही बोला होता है, बट क्यों होता है सर, ऐसा क्या है इसके अंदर? तो वो मैं तुमको समझाने जा रहा हूँ कि इसके अंदर ऐसा क्या है। अब एक बात समझना, मुझे ये बोलना, तुम लोग को मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी पढ़ा दिया, ठीक है। मैंने जब तुमको 3rd नंबर चैप्टर पढ़ाया था पीरियोडिक प्रॉपर्टी, तो वहां पे मैंने तुम लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा दिया, याद है कि नहीं तुम लोग को? यस सर। यस सर। बहुत कम लोग ही थे, मुझे पता है सब लोग नहीं थे, बट मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब देखो मुझे ये बताना, जिनको याद है, नहीं है तो मैं पढ़ूंगी। तुम लोग को मैंने एक तरीका बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को याद करने का, याद है मैंने क्या बताया था? सर फोन से कॉल। हाँ फोन कॉल, मैंने बताया फोन कॉल, है ना प्रेम, याद रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है फोन कॉल। आजकल फोन सबके पास है, और फोन से हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। कि फ्लोरीन जो होगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा,
उसके बाद कौन आएगा? ऑक्सीजन, फिर कौन आएगा? नाइट्रोजन, फिर कौन आएगा? क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद कौन आएगा? जो जितना अच्छा नॉन मेटल होगा दे विल बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉन मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेटल्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब एक बात समझना, अगर मान लो मैं इन दोनों को इनको रखूं सामने, H और Cl को, तो सोमिया मुझे बताओ कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर क्लोरीन। क्लोरीन। सब लोग इस बात को मानते हो कि क्लोरीन देखो यहाँ पे है, तो हाइड्रोजन के कंपेयर में क्लोरीन क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर मान लो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा? क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बोलो है कि नहीं? यस सर। क्योंकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा बताओ? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताओ? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सिंपल आदमी है। मान लो दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है, ये भी बदमाश है, ये भी बहुत बदमाश है, बट ये दोनों में क्या है ना, ब्लैक ज्यादा बदमाश है, लाल वाला कम बदमाश है। तो जब लाल वाला को तुम ब्लैक के सामने रख दोगे तो है तो बदमाश ये भी, लेकिन इसके कंपेयर में ये क्या दिखेगा? शरीफ दिखेगा। बताओ है कि नहीं? बोलो बोलो। यस सर। कंपेयर करेंगे ना, Yes. कंपेयर करेंगे। यस सर। हाँ, जैसे कंपेयर करोगे दोनों को तो रेड के कंपेयर में क्या लगेगा? जो तुमको दूसरा वाला लगेगा, ब्लैक के कंपेयर में रेड ये ज्यादा शरीफ लगेगा, जबकि है नहीं, ये भी बदमाश है, पर इसके कंपेयर में क्या लगेगा? शरीफ लगेगा। तो वही चीज यहाँ पे भी समझना है कि हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा वो सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि हाइड्रोजन को जोड़ दिया गया है क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन क्योंकि हाइड्रोजन के कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। एंड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा वही तो अपना H+ को रिलीज करेगा ना, है कि नहीं? बताओ, बोलो बोलो सर थोड़ा सर के ऊपर से लगे, एक बार फिर से बता दो। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस क्यों आया? ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। ये क्लियर है। अब बात ये है कि एसिड बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? सर उसके बाद वाला वो बोल रहा हूँ, एसिड बनने के लिए H+ को रिलीज करना पड़ेगा, तो इसके पास H+ होगा तभी तो रिलीज होगा ना। अगर H+ बनेगा ही नहीं तो रिलीज हो सकता है क्या? बताओ तो। नो सर। ठीक है? यस सर। और ये H+ क्यों बना? अब ऐसा क्वेश्चन है कि सर ये H+ क्यों बना? क्योंकि हमने इसको हाइड्रोजन के कंपेयर में हमने इसको ऐसे एटम से जोड़ दिया जो इसके कंपेयर में क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके कंपेयर में ये क्या बन गया? इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन गया। बात में आ रहा मेरा? ठीक है। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि N, मान लो मैं बोलता हूँ NaH, ये लिख दिया मैंने NaH। मुझे बताओ कि सोडियम हाइड्राइड जो NaH मैंने लिखा, क्या ये एसिड है क्या? देखो तो एक बार। नो सर। कभी सुना है ऐसा एसिड? नो सर। वेरी गुड। अब मुझे बताओ ये क्यों एसिड नहीं? डिफरेंस क्या है? सर क्योंकि H पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे हाइड्रोजन में क्लोरीन था, यहाँ भी हाइड्रोजन है सर, तो इसको बना दो आप एसिड। ये क्यों एसिड नहीं है? बताओ, सोचो। सर क्योंकि H पे नेगेटिव चार्ज है तो H+ आयन रिलीज नहीं होगा। वेरी गुड। क्योंकि अब यहाँ पे उल्टा कंडीशन है। क्या कंडीशन है? यहाँ पे हाइड्रोजन के कंपेयर में सोडियम एक मेटल है, और सोडियम एक मेटल है, तो मैंने क्या बोला? मेटल के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इसके कंपेयर में हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये अपना नेगेटिव चार्ज को बाहर निकालता भी है तो क्या इसको हम लोग एसिड बोलेंगे क्या? तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। करेक्ट? लॉजिक क्लियर नहीं है? यस सर। यस सर। कि नहीं हुआ सर? क्लियर बताओ। सर क्लियर है सर, पर इस हिसाब से सर फिर H3PO3 में तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। एग्जैक्टली, हां उसमें आ रहा सर वो तो फिर एसिड हो जाएगा। अब मैं आ रहा हूं, वहां पे मैं आ रहा हूं, बता रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पहुंचने से पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लियर हुआ तो मैं वहां जाता हूँ। ये क्लियर है? बताओ तो वो यस सर। सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर अब समझाता हूँ ऊपर क्या है।
देखो मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, द रीजन इज दीस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे चल के बहुत काम आएंगे। अगर मैं बता दूं कि 2 होगा बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे बोलने में, तो फिर स्कूल और यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा। हाँ तो मिटा रहा हूँ इसको। अब देखो अगर तुमको ये लॉजिक क्लियर हो गया तो इसके बाद का लॉजिक तुमको क्लियर होता है। अब देखो होता क्या है, मैं इन तीनों का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, इनका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखना होता क्या, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाता हूँ उसका, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है ऐसे बनेगा। ये सर कैसे बनता है ये भी आगे पढ़ेंगे या सीखेंगे, इसमें सीख जाओगे बनाना, टेंशन मत। यहाँ पे लगा देंगे OH, यहाँ पे लग जाएगा OH, और सर यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। इसका बात करें तो यहाँ पे देखो P है, डबल बॉन्ड एक O बनाएगा। अब एक O यूज हो गया तो हमारे पास कितना O बचा, 2 O बचा। यहाँ पे क्या था बताओ, यहाँ पे 4 O था, 1 2 3 4, बट यहाँ पे क्या है, 3 ही ऑक्सीजन है, 4 नहीं है। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो P के साथ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में OH आ जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बना के OH बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा जहां पे सिर्फ हाइड्रोजन अकेला रहेगा, यहाँ पे उसके साथ रहने वाला ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। बोलो क्लियर है, बोलो बोलो बोलो। यस सर। अब इसको बनाते, अब इसको बनाते फिर वहां पे जाएंगे। इसमें क्या है देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 ही ऑक्सीजन, अगर हमारे पास 2 ही ऑक्सीजन होगा तो P विल फॉर्म डबल बॉन्ड विद O, हियर सिंगल बॉन्ड विद OH, यहाँ पे अकेला हाइड्रोजन और यहाँ पे भी क्या, अकेला हाइड्रोजन। अब बात को थोड़ा समझते हैं ध्यान से। यहाँ पे देखो, इसमें देखो, इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में। इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ पे भी ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये क्या करेगा, अपना 3 हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। तो इसका जो बेसिसिटी होगा वो कितना होगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं इस केस में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अपने से इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो मान लो ये प्लस बनाएगा, यहाँ प्लस बनाएगा। बट क्या ये हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी के साथ जुड़ा हुआ है क्या, देखो तो नो सर। नहीं जुड़ा हुआ है। तो अगर नहीं जुड़ा होगा तो ये हाइड्रोजन के ऊपर कोई भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर ये हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये कितना H प्लस को रिलीज करेगा बताओ, 2। तो H प्लस को। तो इसका जो बेसिसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, बताओ कितना होगा, 2 होगा। और इसका, हाँ इसका जो बेसिसिटी होगा वो 2 हो जाएगा, और इसका जो n फैक्टर होगा वो भी कितना होगा, 2 हो जाएगा। पहले क्या होना था, ये 3 होगा, बट 3 नहीं होगा, ये कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो उसी तरीके से लास्ट वाला डायग्राम को देख के, स्ट्रक्चर को देख के मुझे बताओ कि वहां पे n फैक्टर क्या होगा, 1। 1 हो जाएगा। वेरी गुड, क्यों 1 होगा बताओ, रीजन 1 होने का क्योंकि रीजन एक ही OH है। एक ही रिलीज को एक ही ऐसा पोजीशन है, एक ही ऐसा कंडीशन है जहां पे हाइड्रोजन अपने से क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या बनाएगा, H प्लस बनाएगा, ये कुछ नहीं बनाएगा, ये कुछ नहीं बनाएगा। तो इसका जो बेसिसिटी होगा दैट विल बी इक्वल टू 1, एंड 1 विल बी इक्वल टू क्या, n फैक्टर। तो इसका n फैक्टर भी 1 होगा और इसका बेसिसिटी भी क्या होगा, 1 होगा। तो ये होता है बेसिसिटी या n फैक्टर पता करने का लॉजिक। तो दीज आर द एक्सेप्शन केस। अब ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन केस बहुत सारा होगा, बहुत सारा भी नहीं होता है और बहुत कम भी नहीं होता है, जैसे मैंने ये दिखाया। तो आगे जब हम पढ़ते जाएंगे, जब हम और चैप्टर पढ़ेंगे, जब और मॉलिक्यूल सॉल्व करेंगे और स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो वहां पे मे बी पॉसिबल है कि हमको और भी कुछ कुछ एक्सेप्शन को देखना पड़ेगा। बट अभी के लिए मैं तुमको खाली एक ही एक्सेप्शन दिखाता हूँ ताकि तुमको समझ में आए कि हमेशा जितना हाइड्रोजन है उतना ही n फैक्टर होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। क्लियर है बात सबको, इमोन बताओ, इमोन विवेक, यस सर। क्लियर ना, बहुत यस सर। प्लीज लिख लो उसको एक बार, आगे बढ़ते हैं। तो होपफुली ये क्लियर है तुम लोग, राइट। यस सर। यस सर। यस सर। चलो बहुत अच्छा।
मुझे तो बोलना। सर सर मुझको एक चीज़ पूछना है सर, जैसे लास्ट ईयर हम लोग को था कि ये एसिड H+ आयन रिलीज करता है सर, हम लोग का बेस में OH- लिखा था सर, तो वो रिलीज हाँ। करता है कि अब्जॉर्ब करता है? बताओ बताओ, वो एकदम से बताओ, आगे की बात करेंगे। देखो एक तुमको बात समझना पड़ेगा, एक बात समझना है कि हम लोग, देखो मैं तुमको बताऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा बात बता दूं। देखो ऐसा है ना कि तुमको अभी आगे चल के पढ़ने को मिलेगा कि 10th तक हमने जो एसिड के बारे में पढ़ा था, दैट वाज ओनली द आर्गिनियस एसिड। क्या है वो? आर्गिनियस एसिड है। जबकि ऐसा नहीं होता, जबकि 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने एसिड के बारे में बताया। किसने बताया है? तो पहला साइंटिस्ट है आर्गिनियस, है ना। सेकंड का नाम क्या है? ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी दोनों ने मिलकर बनाया है और एक एसिड। और तीसरा हमारे पास है लुइस। लुइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो तीनों का एसिड बेस का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ये जो मैंने बताया ना H+ रिलीज करता है, ये आर्गिनियस है। ये पीएच पेपर का कॉन्सेप्ट कि एसिड को खाने से खट्टा लगेगा, ये सब कुछ आर्गिनियस एसिड के लिए होता है, बाकी एसिड के लिए नहीं होता है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी का अलग कॉन्सेप्ट है, लुइस का अलग कॉन्सेप्ट है। समझ आ नहीं आ रहा है? एक बार 11 केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो जब कोई तुमसे पूछेगा कि बेटा बताओ एसिड क्या है, तो तुम उसको पूछना कि सर बताओ कौन सा वाला एसिड बताओ, आर्गिनियस बताओ कि ब्रॉन्सेट बताओ कि लुइस बताओ। तो समझ आ रहा है? तो ऐसे बेस का भी अलग अलग होता है। जो तुम बेस पढ़ के आए हो क्लास 10 में कि जो OH आयन, OH- आयन रिलीज करेगा, दैट इज द आर्गिनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस। लुइस जो तुम्हारा ब्रॉन्स्टेड लॉरी होता है वो ऐसा नहीं होता है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट होता है कि कौन सा कोई भी मॉलिक्यूल जो H+ आयन को एब्सॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा, वो बेस होता है। तो भाई गजब बात। देखो एक बोलता है कि OH निकलो तो बेस होगा, दूसरा बोलता है कि H+ लोगे तो बेस होगा। समझ आ नहीं आ रहा है? यस सर, थोड़ा बहुत मैं आया। बोल रहा टाइम लगेगा, जब तुम लोग घुसे हो खाली अंदर अंदर तो मजा आना स्टार्ट होगा। ठीक है, 10 का सिलेबस थोड़ा सा ऐसा एडवांस बनाना चाहिए कि जहाँ पे एक साइंस पढ़ने वाला बच्चा के कुछ फायदा हो जाए। अभी का सिलेबस क्या है, बहुत ही वीक है। सर कोई लिंक ही नहीं है तो हाँ, कोई 11th और 10th का, उसमें थोड़ा रहेगा तो वो भी रहेगा। मैं पहले पहले जब 10 का बैच सर को लिख लिया। मैं पहले पहले जब क्लास 10 का बैच को पढ़ाया करता था, अभी नहीं पढ़ाता हूँ क्लास 10 को, पहले जब पढ़ाता क्लास 10 को, तो 10 वाले मुझे अच्छे जो बच्चे वो क्वेश्चन पूछते सर ये कैसे होगा कैसे होगा। तो मैं उनको बोलता था रुक जाओ बेटा, यहाँ कुछ नहीं आंसर मिलेगा, 11 में आओ तब बताऊँ। तो उन्होंने 11 में आए तो उनको आंसर मिलना स्टार्ट हुआ कि 10 तक तो कुछ है ही नहीं, मतलब 10 में तो कोई लिंक ही नहीं है, 10 अलग दुनिया में, 11 तो अलग दुनिया में, दोनों पैरेलल लाइन से मतलब मीट ही नहीं हो सकती। तो ये हमने क्लियर कर दिया कि हमारा बेसिसिटी क्या होता है और एन फैक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी बेसिस का। अब बात करेंगे हम चौथा। हमने क्या क्या देखा अभी तक? हमने आयंस देखा, हमने सॉल्ट देखा, हमने क्या देखा? एसिड देखा। अब हम क्या देखेंगे? बेस देखेंगे। क्या देखेंगे? बेस। ठीक है, तो बेस के लिए क्या होता है? तो नंबर 4 हमारा क्या होगा? बेस होगा। तो देखना ध्यान से एक बार बेस की। अब तुम मुझे बताओ कि हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि जो भी अपना OH- आयन को रिलीज कर पाए वो हमारे लिए क्या होता है? बेस होता है। करेक्ट। तो जैसे कि हमने एसिड के लिए एक टर्म निकाला, उस टर्म का नाम था बेसिसिटी। तो क्या तुम गेस करोगे क्या कि बेस के लिए वो टर्म का नाम क्या होगा? एसिडिटी। वेरी गुड, अरे वाह, कमाल है। तो बेस के लिए जो टर्म होगा उसको बोलेंगे एसिडिटी। क्या बोलेंगे? एसिडिटी। अब वो वाला एसिडिटी नहीं है, अलग वाला है ना। ये क्या हो गया? एसिडिटी हो गया। ठीक है, तो एसिडिटी का मतलब क्या होता है? एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ OH- आयन अ बेस कैन रिलीज। ये बेस कैन क्या, हम आयोनाइज लिखते हैं यहाँ पे, आयोनाइज। ठीक है, और मैं और एक डेफिनेशन लिख रहा हूं जो अभी तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, आगे होगा, पर जानना इंपॉर्टेंट है। और नंबर ऑफ H+ आयन अ बेस कैन एक्सेप्ट। जैसे मैंने बताया कि बेस जो होता है वो हमेशा H+ आयन को लेता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो सेकेंड वाला क्या होगा? द नंबर ऑफ H+ आयन ए बेस कैन एक्सेप्ट। एसिड कौन है? जो H+ को देता है। बेस कौन है? जो H+ को लेता है। ठीक है,
समझाया? ठीक है, ध्यान से देखिए इसका कुछ नो सर, नहीं समझाया? नहीं सर, डाउट नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हम लेते हैं NaOH का बात करते हैं, तो ये NaOH को देख के मुझे बताओ कि ये कितना OH माइनस को बाहर निकाल सकता है। अब इसका एक ही OH माइनस है, तो ये क्या होगा, एक OH माइनस को बाहर निकाल देगा, तो इसका n फैक्टर क्या होगा, 1 हो जाएगा। और जो भी इसका एसिडिटी होगा वही उसका क्या होगा, यही इसका n फैक्टर होगा। ठीक है, किसी भी बेस का अगर तुमको n फैक्टर निकालना है तो उसका क्या निकाल लो, एसिडिटी निकाल लो, तो n फैक्टर निकल जाएगा। तो NaOH के 1 हो जाएगा। मैं MgOH2 का बात करूं तो कितना होगा बताओ, 2 OH, तो यहाँ पे n फैक्टर कितना, 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे मान लो इसका ले ले बताओ, कॉपर नहीं, कौन है Al2, इसका ले ले बताओ, OH3 कब आएगा, Al, ठीक, चलो Al2OH ले ले। तो मान लो AlOH होल प्राइस है मान लो, तो यहाँ पे इसका जो n फैक्टर होगा वो कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला चीज हम लोग आगे समझेंगे, उसको भी समझा के फायदा नहीं है। कैसे ये H प्लस आयन को लेता है वो आगे बढ़ेंगे। आगे मतलब नॉट इन दिस चैप्टर, इन अदर चैप्टर। सर इसमें कोई एक्सेप्शन होगा? एक्सेल है, मतलब इसको यहाँ नहीं बताऊंगा, आगे बताएंगे। ठीक है, आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे। हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, हो गया नहीं बात? यस सर, हो गया। तो हमने ये सीख लिया कि हम लोग n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमको n फैक्टर निकालना आ गया तो हम बात करेंगे इक्विवेलेंट मास के बारे में। ठीक है, तो मिटाता हूं मैं इसको, ये पूरा मिटा दो और बात करेंगे इक्विवेलेंट मास के बारे में। तो प्लीज गिव द हेडिंग दैट इज इक्विवेलेंट मास। तो पहले समझते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है, फिर सीखेंगे करना कैसे, यूज कैसे करें। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंट मास का। एक होता है मास, एक होता है नंबर। बताओ, हम बात करेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंट मास के बारे में। क्या होता है इक्विवेलेंट मास, लिखो एक लाइन यहाँ पे। ठीक है, बोलू? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. It is, write down, it is the mass of a substance. Write down, it is a mass of a substance. It is the mass of a substance. Mass of a substance which can react with, which can react with 1 gram of H2, 1 gram of H2 with 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 1 gram of H2
which can react with 1 gram of H2, और मैं इसको और को 3 इक्वल बना रहा हूँ और इसको और 8 ग्राम ऑफ O2, ठीक है, और 35.5 ग्राम ऑफ Cl2, ठीक है, Cl2, ठीक है। और ये और भी है, होता है, हम लोग खाली 3 ही समझेंगे अभी, ठीक है। देखो बेसिकली क्या है ना, इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है वो मास। अब जैसे मैं ये बोलूं कि हमारे पास मान लो NaCl है, तो NaCl का इक्विवेलेंट मास क्या होगा? तो NaCl का मोलर मास कितना होता है, याद है किसी को? मान लो जो NaCl छोड़ो, मैं तुमको सिंपल बता दूं, मान लो कि मेरे पास एक Mg2 प्लस प्रेजेंट है, मुझे पूछा गया कि Mg2 प्लस का इक्विवेलेंट मास क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है, मेरे से क्या पूछा जा रहा है? तो मेरे से ये पूछा जा रहा है कि बेसिकली Mg का जो मास होता है वो 24 ग्राम होता है, करेक्ट? कितना होता है? यस सर। तो अगर मुझे कोई ये पूछे कि Mg का इक्विवेलेंट मास क्या होगा बताओ तो, या Mg2 प्लस का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो इसका मतलब ये 24 ग्राम में से वो मास बताओ जो मास 1 ग्राम H2 से रिएक्ट करता हो, वो मास जो 8 ग्राम O2 से रिएक्ट करता हो, या वो मास जो 35.5 ग्राम Cl2 के साथ क्या करता हो, रिएक्ट करता हो। यानी सिंपल समझना कि मान लो कि हमने क्या बनाया, सब्जी बनाया। अब ये एग्जांपल पता है मुझे एक स्टूडेंट ने दिया था रिसेंटली, मुझे भी अच्छा उसका एग्जांपल मुझे अच्छा याद आ गया। तो उसने मुझे ये बोला कि सर, मैंने समझाया उसको, तो उसने मुझे ये बोला, क्या बोला बता रहा हूँ। उसने मुझे बोला सर कि इसका यही मतलब हुआ ना कि हमने घर पे 1 किलो नमक ले लिया। बोला ठीक है, तो हमने जो 1 किलो नमक खरीद लिया, अब मुझे मान लो एक बार सब्जी बनाना है, तो उस एक बार एक कढ़ाई सब्जी बनाने के लिए उस 1 किलो नमक में से कितना नमक यूज होगा, दैट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ द नमक। आर यू गेटिंग द पॉइंट कि नहीं? यस सर। समझ रहे Yes, sir. वापस समझा दे इक्विवेलेंट मास तो मेरा ऊपर से निकल गया सर, मतलब टोटल में से जितना यूज हुआ। टोटल, हाँ ऑब्वियसली। हाँ सर, फिर आ गया। बताओ फिर से, समझ आ गया? बता रहा, देखो सिंपल बात है। एक होता है टोटल मोलर मास। अब मुझे कोई बोलेगा मैग्नीशियम का मोलर मास बता, तो बोलूंगा 24 ग्राम। मान लो मेरे घर में मैंने 1 किलो नमक खरीदा, तो मेरे पास कितना नमक है, उस पैकेट में कितना नमक है, बोलूंगा सर 1 किलो नमक। तो नमक का मास कितना हुआ सर, 1 किलो हुआ। लेकिन मुझे सब्जी बनाना है, कितना, 1 कढ़ाई सब्जी बनाना है, तो क्या मैं 1 कढ़ाई सब्जी में क्या पूरा का पूरा 1 किलो नमक यूज करूंगा क्या, बताओ? नहीं No, करूंगा। sir. नो सर। पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे वहां से कुछ नमक निकाल के यूज करना होगा। तो उस एक कढ़ाई सब्जी के साथ जितना नमक रिएक्ट करेगा, जितना नमक को मैं यूज करूंगा, वो नमक विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट एंटायर नमक। अब क्लियर हुआ? ठीक है ना? Yes. यानी Mg का वो Yes. मास जो इतना ग्राम के साथ रिएक्ट करे, पूरा के साथ नहीं, 1 ग्राम के साथ रिएक्ट करे। Mg का वो मास जो 8 ग्राम O2 से रिएक्ट करे, और Mg का वो मास जो 35.5 ग्राम क्लोरीन यानी Cl2 के साथ क्या करे, रिएक्ट करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट मास। ठीक। अब तुम ये सोचोगे या बोलोगे मुझे, तुम ये सोचोगे और ये बोलोगे मुझे कि सर ये मुझे कैसे मालूम चलेगा कि कैसे निकालना है, क्या है क्या नहीं है? तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। क्या किसी को याद है क्या फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला ये है कि किसी का भी इक्विवेलेंट अगर मास निकालना हो या वेट निकालना, एक ही बात, इक्विवेलेंट मास से अगर वेट निकालना हो तो ये क्या होगा, तो ये बन जाएगा इसका मोलर मास। ध्यान देना, मोलर मास नॉट गिवन मास। मोलर मास डिवाइड बाय क्या होगा, एन फैक्टर। क्या होगा? मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर। बोलो याद रहेगा? तब तुम लोग मुझे बताओ कि Mg2 प्लस का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, बताओ तो कितना लिखूं, बताओ क्या होगा? इसका मोलर मास कितना होता है? 24 24 एन ग्राम. फैक्टर कितना होगा? 2. 2 होगा। वेरी गुड, क्योंकि आयन है 2 प्लस 2 होगा 2, तो कटा इससे कितना आ गया 1 2, तो 12 ग्राम जो होगा दिस विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या, मैग्नीशियम। तो क्या है सर मतलब 12 ग्राम मैग्नीशियम 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा।
इसका मतलब है कि 12 ग्राम मैग्नीशियम जो है Mg2+ वो 2 ग्राम 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, वो क्या करेगा 8 ग्राम O2 से रिएक्ट करेगा और वो 35.5 ग्राम CO2 से रिएक्ट करेगा। सर इस पे हम लोग का किस टाइप का वो न्यूमेरिकल्स बन सकता है? जैसे कि इसके बाद लग रहा है कि इसके बाद स्टोइकोमेट्री टाइप से हम लोग को यूज कर सकते हैं इसको। हाँ देखो इसका न्यूमेरिकल बोल के नहीं है, सीधा तुमसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि Mg2+ का बताओ कि इक्विवेलेंट मास क्या होगा, MgCl2 का बताओ क्या होगा, Na2SO4 का बताओ क्या होगा, ऐसे कुछ। ठीक है ओके सर। सर कुछ ना। सर इक्विवेलेंट मास मोलर मास बाय एन फैक्टर होगा, तो मतलब आपने बोला 1 ग्राम ऑफ H2 या फिर 8 ग्राम ऑफ O2 या फिर 35.5 ग्राम ऑफ Cl, तो मतलब इनके साथ रिएक्ट करेगा, मतलब इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। नहीं रिलेशन कुछ नहीं है, ये तो थ्योरेटिकली क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं कि तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट कितना होगा तो इसका मतलब क्या है कि तुमको अपना वेट बताना है इन कंपेयर विद समवन। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इन कंपेयर टू, तो मैं पूछूंगा किसी भी एक एटम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो उसका मतलब है कि सर इसका इक्विवेलेंट वेट वो वेट होगा जो 1 ग्राम इसके से रिएक्ट कर सके, जो 8 ग्राम O2 से, जो इससे। ये थ्योरेटिकल है। अब निकालेंगे कैसे, तो निकालेंगे यूजिंग द वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर। बट यहीं पे अगर मुझे Mg2+ ना देके मुझे खाली बोलता कि Mg है, Mg2+ नहीं ओनली Mg है, तो बताओ तो इस Mg का जो इक्विवेलेंट मास होगा या वेट होगा कितना निकल के आएगा, बताओ तो। 24। एन फैक्टर, तो अगेन यहाँ पे क्या लिख दूं 24/n फैक्टर, तो Mg का n फैक्टर क्या होगा 1। 1 होगा, कुछ नहीं होगा, क्या होगा 1 होगा, तो 1 होगा तो 1 से डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर क्या निकल के आ रहा है 24 ग्राम ही निकल के आ रहा है, तो यानी सर 1 होना चाहिए कि 0 होना चाहिए सर, क्योंकि ना ऊपर जीरो अगर नहीं, जीरो 1 प्लस रहेगा तो 1 रहेगा ना। वैलेंसी फैक्टर कभी n फैक्टर कभी 0 नहीं हो सकता, उसका रीजन जो है वो आपको मालूम चाहिए। ठीक है देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ये बता दूं एक बार, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर n फैक्टर का मतलब होता है कि एंटायर केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है उसको बोलते हैं n फैक्टर। समझ आ रहा है कि एंटायर रिएक्शन के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है दैट इज कॉल्ड द एन फैक्टर। अब मैं वहां पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो माथे के ऊपर जाएगा, जब चैप्टर पहुंचेंगे तो वहां पे क्लियर होगा, ठीक है ना। यस सर। जीरो नहीं होता, कोई भी किसी का एन फैक्टर जीरो नहीं। चलो यहां तक क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। अब आगे बढ़े। अब देखो, अब जैसे मान लो तुम लोग एक काम करो, तुम लोग मुझे निकाल के दिखाओ किसका निकालोगे, तो तुम लोग एक काम करो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास निकाल के दिखाओ, चलो वो मैं निकाल दूंगा। अब देख लो ये H2SO4 क्या है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, क्या है, देखो पहले क्या है ये। सर एसिड है। एसिड का एन फैक्टर कैसे निकालते देख लो। सर 49। 49, हाँ वेरी गुड, ठीक है। बाद में क्या सोचोगे। Sir, 49. 49 sir. सर 49। सोचने के लिए कुछ नहीं है। सर सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 98। तो 98। ओके सर, तो ठीक है।
आगे बढ़े। यस सर। तो तुम लोग सीख गए कि कैसे हम लोग क्या निकालते हैं इक्विवेलेंट मास। अब और एक टर्म होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, उसका अब और एक टर्म हमारे पास होता है, उसको बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट। देखो कंफ्यूज मत होना, ये हमने जो पढ़ा ये क्या था? इट वाज द इक्विवेलेंट मास। तुम क्या बोलोगे इसको? तुम बोलोगे सर इट इज इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट बोलो, यही होता है। अब और एक टर्म हमारे पास है, वो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं बेटा लोग? नंबर ऑफ क्या? ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये क्या चीज है भाई? व्हाट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है, अभी जान के अच्छा लगेगा ये क्या होता है ना। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। क्या अलग होता है? जब भी तुमको बोलेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, तो यहाँ पे आ जाएगा गिवन मास। क्या आ जाएगा बेटा? गिवन मास। वहां पे क्या था? मोलर मास। यहाँ पे क्या? गिवन मास। गिवन मास को अगर तुम डिवाइड करोगे इक्विवेलेंट मास से, किससे? इक्विवेलेंट मास से, जो अभी अभी हमने निकाला सीखा था। तो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास विल बी इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ क्या निकल गया? ग्राम इक्विवेलेंट। क्या निकल गया बताओ? इट बिकम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इज इट क्लियर? यस सर। इट बिकम नंबर ऑफ ग्राम। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में नीचे क्या है? इक्विवेलेंट मास। अब मुझे पता है सर कि इक्विवेलेंट मास जो होता है उसको तो मैं लिख सकता हूं मोलर मास बाय एन फैक्टर, है कि नहीं? बोलो यस सर। बोलो। मैं Yes, इक्विवेलेंट sir. मास का नहीं, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? गिवन मास की जगह पे गिवन मास करता हूँ, नो चेंज। गिवन मास की जगह पे गिवन मास, इक्विवेलेंट मास की जगह पे लिखता हूँ मोलर मास बाय एन फैक्टर। इसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या होगा? ये होगा सर गिवन मास मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर डिवाइड बाय क्या होगा सर? मोलर मास हो जाएगा। समझ आता नहीं आता है? ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। तुम इसको और तोड़ना चाहते हो, ठीक है, तोड़ दो भाई। गिवन मास बाय मोलर मास इसके बराबर होता है नंबर ऑफ Mole. मोल्स। मोल मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दोगे? एन फैक्टर। तो मोल को तुम अगर एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी हमको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया? इक्विवेलेंट मास पूछा गया है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पूछा गया है। अगर ग्राम इक्विवेलेंट पूछा गया है तो ये फॉर्मूला, अगर इक्विवेलेंट मास बोला गया है तो जो मैंने तुमको सिखाया है वो। क्लियर है? क्लियर नहीं? क्या डाउट है? यस सर। सर मतलब क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मतलब मोल और एन फैक्टर दिया है और ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। सर शॉर्ट सुनो सुनो मिला एक है सेकंड। क्या? क्या शॉर्ट? शॉर्ट क्या? सर फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म यही है ना, मोल इनटू एन फैक्टर। शॉर्ट होगी कि नहीं? देखो शॉर्ट क्या होगा? इक्विवेलेंट मास का मतलब मोलर मास बाय एन फैक्टर, और ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होगा गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अगर तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है तुम अलग से इक्विवेलेंट मास को निकाल लेना और पुट कर देना यहाँ पे, ठीक है? सर मैं लीव हो गया था बिजली की वजह से, सर आप एक बार फिर से समझा दीजिए ना। जोर से बोलो, नहीं सुन रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? सर मैं लाइट चली गई थी तो मैं लीव हो गया था थोड़ी देर के लिए, हाँ। एक बार फिर से समझा दीजिए ना। कौन सा वाला? ये इक्विवेलेंट वाला क्या? सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है समझ रहे हो क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। क्या होता है? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? तो इक्विवेलेंट मास होता है सर मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया कि मोलर मास बाय एन फैक्टर गिवन मास। उल्टा इसको चेंज करोगे तो क्या होगा? एन फैक्टर डिवाइड बाय क्या? मोलर मास। और यहाँ पे मोलर मास करोगे तो क्या निकल जाएगा? मोल, और मल्टीप्लाई करके आगे एन फैक्टर मोल। यस सर समझ गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर तो और क्लियर होगा। क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर थोड़ा। सर एक सेकंड में लिख ले रहा। सर पूछो ना प्लीज। सर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है क्या? मतलब मोल और एन फैक्टर दिया हुआ है हम लोग को ग्राम में हाँ एग्जैक्टली। देखो अब क्या बोला, सीबीएसई बोल रहा है कि तुम लोग का जो एग्जाम होगा तुमको पता होगा ये बात। अभी बोला है 10 और 12 के लिए, अब 10 के लिए होगा, 12 के लिए होगा, 11 के लिए भी होगा। सही। तो लोग बोल रहे हैं कि दो टर्म में एग्जाम होगा, टर्म 1 टर्म 2।
तुम लोगों को चलो फर्क नहीं पड़ता बिकॉज 11 का मार्क्स में काउंट नहीं होता है, तो 11 तो सीखना है, तुमको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट अब ये बोला जा रहा है कि एमसीक्यू के ऊपर ध्यान ज्यादा दिया जाए, है ना, ज्यादा सर हाफ ईयरली पूरा एमसीक्यू और सेशन रीजन रहेगा। हाँ ये अभी 10 to पेपर 12 के लिए सेट बोला, नहीं है यार अभी। 11 के लिए नहीं बोला, ठीक है ना, इट्स नॉट फॉर क्लास 11, ओनली फॉर 10th एंड 12th। बट फिर भी 10th के लिए होगा, 12th के लिए होगा, तो 11th के लिए भी हो सकता है। तो इससे हमारा फायदा ये होगा कि तुम लोग जो लोग प्रिपेयर कर रहे हो जेडब्ल्यू के लिए, नीट के लिए, तो उनको बूस्टअप मिलेगा। पहले पहले बच्चा का प्रॉब्लम ये था कि सर हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़े कि एमसीक्यू करें, टाइम नहीं हो पाता सर, ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता है। अब क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली तुमको शिफ्ट होना पड़ेगा एमसीक्यू के अंदर। तो एमसीक्यू में शिफ्ट होने का फायदा क्या है, डायग्राम नहीं पूछेगा, डेरिवेशन नहीं पूछ सकता, लंबा लंबा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, फायदा बहुत है। तो आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना, एनसीईआरटी किताब का लाइन बाय लाइन, और जो बेसिक जो क्वेश्चंस पूछता है उनके, ठीक है, इससे फायदा होगा तुम लोग को। चलो क्वेश्चन करें छोटा सा। यस सर। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंट फोर पॉइंट नाइन ग्राम ऑफ H2SO। सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 4.9 ग्राम ऑफ H2SO। इक्विवेलेंट मास नहीं बोला, हाँ ग्राम इक्विवेलेंट बोला। चलो राइट, सर मास ऑफ एलिमेंट कितना है? 4.9। ओके सर। सर 0.1। 0.1, इसका मतलब क्या? Sir, बोलो बोलो बोलो, सुनो। sir, 0.1. क्या 0.1 क्या? यस सर 0.1 आ रहा है। 0.1 सर। बहुत अच्छा। इतना सिंपल है ना, है ना, सर और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सर? हाँ आ सकता है, देखो ये क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है हमारा, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी है, फर्क क्या पड़ता है। अगर मुझे पता है कॉन्सेप्ट क्या है, आई सर नो द फॉर्मूला, ये भी कर सकता हूँ। बोलो, ठीक है। सर एटॉमिक वेट का ऊपर भी आता है क्या, मतलब एक ही बात एटॉमिक है ना, वेट गिवन एक ही इज बात है, एटॉमिक वेट एटॉमिक मास दोनों सेम चीज है, कंफ्यूज नहीं होना। ये तुम लोग एक कंफ्यूजन मैंने देखा है, क्योंकि फिजिक्स से ये कंफ्यूजन आता है। देखो फिजिक्स में मैंने लास्ट क्लास तुम लोग को बताया था ना, ये बात किसको पता है, मैंने किसी को तो पता है। फिजिक्स में क्या होता है कि मास और वेट अलग अलग होता है। तुमने जब क्लास तुम 9 में थे तो वहां तुमने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन के अंदर कि W इक्वल टू M इंटू G इंटू H होता है, याद है कि नहीं? यस Yes, सर। यस सर। sir. वहां पे मास अलग है, वेट अलग है। क्या बोलता है फिजिक्स, बोलता है कि देखो भाई तुम जगह चेंज करोगे तुम्हारा क्या होगा, वेट चेंज होगा, मास रिमेन कांस्टेंट। मास कांस्टेंट रहेगा। है ना, चेंज होता है, वेट चेंज होता है। और हाँ ये कौन बोलता है, फिजिक्स बोलता है कि अगर मैं मान लो जितना जगह अभी ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, जितना मोटा मैं अब हूँ, मुझे मून में भेज दोगे, मैं सिकुड़ थोड़ी जाऊंगा, मैं इतना ही मोटा रहूंगा, खाली मेरा वेट क्या होगा अलग दिखाएगा, वहां पे कम दिखाएगा, मून इतना ही कम दिखाएगा, यानी वेट इज चेंजिंग, मास इज नॉट चेंजिंग। बट केमिस्ट्री के अंदर ये कंफ्यूज मत होना, केमिस्ट्री मास को और वेट को सेम मान के चलता है। मैं एटॉमिक मास बोलूं कि एटॉमिक वेट बोलूं, दोनों सेम चीज है। ये मत सोचना कि सर एटॉमिक वेट आ गया तो क्या करेंगे, अरे जहां जहां पे गिवन मास की जगह पे क्या होगा, गिवन वेट हो जाएगा, मोलर मास की जगह पे क्या होगा, मोलर वेट हो जाएगा, इट्स सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। एटॉमिक वेट होने का मतलब भी यही चीज है, अलग कुछ नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना सर दोनों सेम है ना मतलब? हाँ सेम चीज है ना, देखो केमिस्ट्री में मास और वेट लिख लो कहीं पे, इन केमिस्ट्री मास इज इक्वल टू वेट, वेट इज इक्वल टू मास, दोनों में कोई अंतर नहीं, ठीक। कौन पूछ रहा है, मुझे नाम बताओ तो एक बार। सर मुख्तार। हाँ
मुख्तार, ये वेरी गुड मुख्तार, बहुत अच्छा। ठीक, अब देखो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, क्या निकालना मुझे, ग्राम इक्विवेलेंट। तो मुझे पता है कि सर ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, और ये अल्टीमेटली क्या आएगा, गिवन मास एन फैक्टर बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 4.9, मोलर मास कितना है बेटा 9.8, एन फैक्टर कितना होगा 2 होगा। तो इसका पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो ये और ये कटेगा, तो दिस बिकम 0 पॉइंट कितना, तो 0.2 ग्राम विल बी द क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्लियर, तो डाउट इसमें किसी को, पूछो पूछो, कोई डाउट तो नहीं है। सर 0.1 होगा क्योंकि 98 को 2 टाइम्स ओ कट 2 जाएगा हाँ ना हाँ 49 से। ये 2 सर और ये कुछ रॉन्ग हुआ है। तुम लोग क्या निकला था आंसर, सर 0.1। 0.1। ठीक जरूर, ठीक चलो मेरा, तो ये हमारा निकल गया 0.1 बी द करेक्ट आंसर। क्लियर बात यहाँ तक, ठीक है। क्लियर सर। यस सर। तो हमने ये सीख लिया, अब तुम्हारे पास एनफ किताब है, मटेरियल है, प्लीज इसके ऊपर जाना। अब और एक क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, हमको क्या क्या पढ़ना है बता दूं। हमको अब पढ़ना है, एक है मॉलिक्यूलर मास या सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी हमको पढ़ना है अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। नाम सुना है तुम लोगों ने इसका, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला, और एक टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये दोनों पढ़ा के मैं इस टॉपिक इस चैप्टर को रैप अप कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सर बहुत लंबा है लेकिन। सॉरी क्या बोल रहे हो, और वो ज्यादा याद नहीं आता, मतलब याद नहीं रहता। क्या चीज क्या बोल रहे हो, मैं नहीं सुन पा, फिर से बोलो क्लियरली, आवाज कट के आ रहा है तुम्हारा। सर वो बोल रहे बहुत लेंदी है। यस सर। क्या लेंदी सर है? याद नहीं रहता मुझे, वो क्या बोलते हैं ये। क्या याद नहीं रहता, मैं पूछ रहा हूँ। तो मैं बताओ क्या बोल रहा सर हूँ, मैं नहीं सुन फॉर्मूला पा रहा। याद नहीं रहते। सर मुख्तार बोल रहा है उसको चीजें याद नहीं रहती है जो बहुत ज्यादा है, तो वो ओह, लेंदी है। हाँ, ठीक है सर मुद्दा देखो, लेंदी एक बात नहीं समझो। कहा हाँ, मैंने, नहीं, सर याद नहीं रहता, कंफ्यूजन है सर, बस वही। मतलब होल केमिस्ट्री को टॉपिक में, होल केमिस्ट्री क्या ये कहीं पे भी, हाँ सर। मतलब किसी भी सब्जेक्ट में क्या, खाली केमिस्ट्री के अंदर, नहीं सर, ओनली केमिस्ट्री, बायोलॉजी ठीक है एंड फिर ठीक है। ठीक, देखो एक बात समझो, अभी तो क्योंकि तुम स्टार्ट कर रहे हो ना, धीरे धीरे तुम्हें इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा तो इट विल बी क्लियर। और तुमने लेट ज्वाइन किया है तो वो तो जिस पढ़ाऊंगा तो तुम लिंक तुमको मिल जाएगा। अब देखो एक बात समझना, केमिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसा चैप्टर भी है जो इतना लंबा है, केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम, इनको बहुत टाइम लगता है, महीना 2 महीना लगेगा। इवन ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया वो बहुत दिन हो गए, और मेरा पढ़ाने का स्टाइल ऐसे ही है, मैं एकदम आराम से डीप समझा के ही पढ़ाऊंगा, मैं जल्दी में उड़ा के नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि आगे चल के तुम आज रियलाइज नहीं करोगे, 2 महीने के बाद तो मुझे गाली दोगे, तो मैं क्यों खाऊंगा ना बिना मतलब का। तो मैं ऐसे करके तुमको आराम से लेके जाऊंगा। तो अगर तुमको प्रॉब्लम होता है तो इसका एक ही उपाय है, कीप ऑन रिवाइजिंग। रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डेली सुबह ना पलटा लो एक बार। और अभी देखो तुम लोग कितना लकी हो, तुम लोग को तो पता नहीं चलता ये बात, तुम लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, बट तुम लोग का बैच इतना लकी बैच, इतना लकी नसीब वाला बैच है, मतलब भगवान का पूरा दुआ है तुम लोग के ऊपर, है ना, पूरा दुआ दे रहा है तुम लोग को कि तुम लोग कोरोना चल रहा है स्कूल बंद है। नहीं तो क्लास 11 का हर बच्चा का एक ही प्रॉब्लम होता है कि सर ऐसा स्कूल बताओ जहाँ क्लास जाना ना पड़े। क्यों? पढ़ने का टाइम ही नहीं है जिंदगी में, 1 मिनट नहीं मिलता पढ़ने का, 1 मिनट। और तुम लोग देखो कितना मजा में घर में सो के एकदम जिंदगी जी रहे हो। और अब तुम लोग नहीं पढ़ोगे ना इस टाइम पे, तो बता रहा हूँ 6 महीने के बाद रोगे बैठ के, अरे सर गलती हो गया, तब आपने क्यों नहीं बताया, तो मैंने तो बताया है ना। तो ये गलती मत करना, क्लास 11 में टाइम निकालना सबसे बड़ा बात है दुनिया का, सबसे बड़ा बात। उन्होंने पहले ही बताया, मैंने ऐसा भी किया हुआ है, ये नहीं बोलना चाहिए, रिकॉर्ड भी हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। हमने ऐसा भी किया है स्टूडेंट को टाइम निकालने के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके पापा पुलिस में थे, तो हमने एक झूठा फूटा बना के कि उसका पीछे का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो टूट गया है एक्सीडेंट होके, ऐसा बना के बच्चा को बैठा के पढ़ाया, बिकॉज़ देयर इज नो टाइम, स्कूल जाने का टाइम ही नहीं उसके पास, वहां को सिखाएंगे नहीं स्कूल में, पढ़ने का टाइम नहीं घर पे, क्या करेगा बच्चा, ट्यूशन जाएगा स्कूल जाएगा, कब पढ़ेगा। तो हालत एकदम खराब हो जाता है। क्लास 11 में 97 98
परसेंटेज मिलने वाला बच्चा को मैंने फेल होते हुए देखा है। ये क्लास 11 है ना, एकदम बहुत खतरनाक वाला क्लास है, इसको एकदम ध्यान से, और तुम्हारे पास इतना टाइम है घर पे, इतना टाइम है, अगर इस टाइम को यूटिलाइज नहीं करोगे तो लाइफ टाइम फिर बोलोगे यार टाइम था मैंने यूटिलाइज नहीं किया, ठीक है ना। इस बात को प्लीज ध्यान रखना, ठीक है क्लास 11 में। सर टाइम वेस्ट भी हुआ है सर, हाँ टाइम वही बोल वेस्ट रहा भी हूँ, बहुत। टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है तुम लोग का, वही बोल रहा हूँ, तो तुम लोग इसको प्लीज इस बात को समझना, ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हारा क्लास चल रहा है, तो डिपेंड किसी के ऊपर नहीं हो रहा है, बिकॉज हम लोग पढ़ रहे हैं, तुम करते जाओ, अपना करते जाओ, जितना पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करते जाओ, एक टाइम पे बहुत ईजी हो जाएगा। क्लास 11 सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे इंडिया का प्रॉब्लम है कि बच्चा लोग 11 में पढ़ता नहीं है, तो हालत खराब रहता है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है। बोलो बोल रहे हो। सर ये मोलिकुलर फॉर्मूला हमें किस किस चीज के बारे में नहीं पता था सर? नहीं, मोलिकुलर फॉर्मूला मैंने पढ़ाया नहीं है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। सर दो पूरा फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ होते हैं, मतलब? नहीं हुआ, ये अलग है। मोलिकुलर फॉर्मूला ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड, ये अलग टॉपिक है जो मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला है न्यूमेरिकल को, ठीक है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।